बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरे पास है Redmi Note 10। जब इसको कस्टमर ने ला के दिया था तो उसका कहना था कि ये चलते चलते बंद हो गया है और 1-2 घंटा या 3 घंटा छोड़ने के बाद चालू करते तो चालू हो जाता है और फिर वापस बंद हो जाता है। तो इसमें ज़्यादातर फॉल्ट CPU ही से आता है। तो हमने सबसे पहले इसका जो है ग्लू कट किया। उसके बाद हम इसको 350 हीट देंगे और कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक इसके ऊपर हीट देते रहेंगे ताकि इसकी जो ग्लू है वो भी पिघल जाए और इसका जो बॉल जो रहती है रांगे की वो भी पिघल जाए। तो हम इसको हीट देते रहेंगे और चेक करते रहेंगे। तो आपको भी इसी तरह हीट घुमाते रहना, इसी के ऊपर हीट देते रहना है और वेट करते रहना है जब तक कि इसका पीपीडी जो है अंदर वाला वो मेल्ट ना हो जाए, जब तक कि इसका ग्लू मेल्ट ना हो जाए। तो हमें पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। दोस्तों, जो कंपनी वाले पीपीडी होते हैं वो कम से कम 2 मिनट का टाइम लेते हैं 350 हीट पे मेल्ट होने में। तो इसलिए हमें कम से कम 2 मिनट के आसपास तक वेट करना है और इसके ऊपर घुमाते रहना। वो आसानी से मेल्ट हो जाता है और मेल्ट हो जाने के बाद हमें हल्का सा स्क्रैपर डालना है और स्क्रैपर डाल के हल्का सा उठा देना, उड़ जाता है। तो देखिए, हम हल्का सा स्क्रैपर इसके अंदर डाल रहे हैं और धीरे से इसको बैंड करके उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको हीट देते रहना आईसी के ऊपर। देखिए, आराम से निकल गया, कहीं भी हमारा प्रिंट नहीं निकला और ना ही कोई बॉल डैमेज हुई है। तो एमआई का जो पेस्ट रहता है ना, ग्लू, वो बहुत इजी तरीके से सोल्डिंग आयरन से आप हल्का हल्का इसको रगड़िएगा, निकल जाता है। तो हमको सबसे पहले क्या करना, इसमें जो भी बॉलें हैं ऊंची नीची है उसको एक बराबर करना। तो एक बराबर करने के लिए इसके ऊपर पेस्ट लगाएंगे। हम इसको अच्छे से पूरा चारों तरफ पेस्ट लगा देंगे और उसके बाद इसमें जो भी बॉल ऊंची नीची है उसको अपने सोल्डिंग आयरन से उठा लेंगे। तो दोस्तों, मेरे पास जो सोल्डिंग आयरन है ना वो है T12 और मैं इसकी हीट को 400 रखता हूँ क्योंकि उससे कम रखता हूँ तो ये फंसने लगता है बोर्ड में। तो इसलिए मैं इसको 400 रखता हूँ, आसानी से इसको घुमा देता हूँ। देखिए, हम इसकी अब जो है जितनी भी इसके अंदर बॉलें हैं, जितने भी इसमें पीपीडी लगे हुए हैं, सबको हम सोल्डिंग आयरन से उठा लेंगे। ठीक है, पहले तो हम इसे सोल्डिंग आयरन से उठा लेंगे। जैसे आपको बने वैसे वैसे आपको बोर्ड को मोड़ते जाना है, ये नहीं कि एक ही जैसे आप हाथ घुमाते रहिए। वैसा करने से दोस्तों आपका जो भी साइड में जो लगा रहता है कंपोनेंट, छोटे छोटे रेजिस्टेंस कैपेसिटर, सब निकल जाते हैं। इसलिए आपको जिधर से आसानी मिले उधर से आप घुमा के आप आयरन को घुमाते जाइए और उसके पीपीडी को उठाते जाइए। ठीक है। और दोस्तों, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब गड़ा के आपको सोल्डिंग आयरन नहीं चलाना है। आपको ऊपर ऊपर हल्का हल्का फ्लोटिंग करना है। कैसे आदमी पानी के ऊपर तैरता है, उसी तरह हमको जो हमने इसमें डाला है पेस्ट, उसी के ऊपर हमको तैराते रहना है। बाकी जो हमारा जो है सोल्डिंग आयरन का जो बीट रहता है वो अपने आप रांगे को पकड़ने लगता है, उसको अपने रांगे में बीट में चिपका लेता है। तो देखिए कितनी आसानी से हम जितने भी बॉलें जो थी ऊंची ऊंची उनको हमने अब साफ कर लिया है। तो हमारी जो बॉलें हैं लगभग लगभग सब चीज़ हमने उसको उठा लिया है। दोस्तों, इसमें जो है पेस्टेड में है, मेन सफाई का काम है। अगर आपने बढ़िया से बोर्ड को साफ कर लिया, बढ़िया से आईसी को साफ कर लिया, तो आपका सेट जो है 100% वर्क करने लगेगा, चालू हो जाएगा। अगर आपने सफाई नहीं किया सही से तो आपका सेट नहीं चालू होगा या फिर उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे कैमरे की प्रॉब्लम आ जाएगी या तो फिर बहुत से जो सीपीयू से डायरेक्ट जिसमें सिग्नल जाता है उस उन सब सेक्शन में आपको फॉल्ट आ सकता है।
तो इस बात का ध्यान रखें, आपको जो है सफाई जो है बोर्ड की बहुत अच्छे से करनी है। जितनी अच्छी सफाई उतना अच्छा वर्क। तो हमने जो साइड साइड में पीपीडी लगा हुआ है उसको भी हम धीरे धीरे निकाल रहे हैं। तो आपको इसी तरह 2 से 3 बार करते जाना है। उसके बाद इसको साफ कर लेंगे थिनर से साफ करिए या पेट्रोल से साफ करिए। थिनर से जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा सा क्लीन होता है, प्लस जो ग्लू जो है हमारा ना वो पिघल जाता है। और पेट्रोल से जो है ना ग्लू नहीं पिघलता, साफ तो अच्छा होता है लेकिन ग्लू नहीं पिघलता, इसलिए मैं थिनर का यूज करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी बीच में अभी भी पेस्ट लगा हुआ है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसमें फिर से पेस्ट लगाना है। और आपके पास या तो गीला पीपीडी है या तो फिर वो वायर वाला रांगा, ये दो में से एक आपको ले लेना। मेरे पास तो अभी वायर वाला जो है रांगा है। इसको इस तरह से बीट में लगा लगा कर सारे जितने भी जो बोर्ड पे बॉल हैं उन उन सब में आपको लगाना है। ऐसा करने से दोस्तों जो हमारा जो है ना बोर्ड का बॉल, वो जो उसमें कंपनी वाला पीपीडी लगा रहता है वो 220 के आसपास का रहता है टेम्परेचर का। हमारा जो हम जो इस्तेमाल करते हैं वो 183 के आसपास का रहता है। तो हमें ना जो बोर्ड का जो है ना बॉल का टेम्परेचर को कम करना है ताकि हम इसे आसानी से साफ कर सकें। तो हमें इसी तरह पूरे बॉल पर धीरे-धीरे लगाते जाना है, सब बॉल पर। देखते रहना है कोई बॉल छूटे ना, और हमें इसी तरह से सारे बॉल पे लगाते रहना है। और दोस्तों इससे एक फ़ायदा और मिलता है, जब हम आईसी बैठाते हैं ना तो हमारा जो आईसी है जो है वो जल्दी से चिपक जाता है। अगर ऐसा नहीं करिएगा ना तो कोई बॉल आपकी चिपकेगी, कोई बॉल आपकी नहीं चिपकेगी। क्योंकि जो कंपनी वाला जो पीपीडी लगा रहता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और हम आईसी लगाते हैं तो अपना 183 के हिसाब से टेम्परेचर रखते हैं। तो अंदर वाला जो है वो बोर्ड वाला जो रहता है स्पॉट या बॉल, वो नहीं पिघलता है, इसलिए ऊपर रह जाता है। तो हमें जो है सब जितने भी इसकी बॉलें हैं सब पे रांगा चढ़ा देना है। रांगा चढ़ाने से हमारा जो है पीपीडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। आपको उसी तरह चढ़ाना है, हल्के हाथों से पेस्ट डाल के इसके ऊपर तैराते रहना, वो अपना पकड़ लेता है। और इसी तरह आप धीरे-धीरे घुमाते रहिएगा तो आपका पेस्ट बोल रहे हैं, जो ग्लू लगा रहता है ब्लैक पेस्ट, वो भी आपका साफ होता जाता है। तो हम आप इसमें ज़्यादा टाइम दीजिएगा उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा। आप जल्दी-जल्दी करके छोड़ दीजिएगा तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो आप आराम से टाइम दीजिए, एक-एक बॉल को देखिए, एक-एक बॉल को चेक करिए, एक-एक बॉल पे रांगा लगाइए। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो पेस्ट है थोड़ा-सा कम हो गया है, आयरन चलाने में थोड़ी-सी दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करेंगे थोड़ा-सा और पेस्ट ले लेंगे और इसमें लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, हम लगा देंगे और फिर से हम अपने सारे बॉल पे पीपीडी लगाना स्टार्ट कर देंगे। और जितने भी पेस्ट लगे रहते हैं अंदर में ब्लैक पेस्टेड, उसको भी हल्के-हल्का साफ करते जाइए। ये आपको प्रोसेस नहीं भी तो 2 से 3 बार करना पड़ेगा, आपको बार-बार साफ कर के देखना पड़ेगा। अगर आपको काम एक बार में सक्सेस बनाना है, तो आपको ध्यान से मतलब थोड़ा-सा टाइम देकर हर एक-एक बॉल को आपको देखना पड़ेगा। उसमें आपको कम टेम्परेचर वाला जो हमने रांगा यूज़ किया था 183 वाला, वो हर पैड पे आपको लगा देना। ऐसा करने से दोस्तों क्या होता है, जो कंपनी का जो टेम्परेचर है वो ख़त्म हो जाता है, और हम जो फिर लगाते हैं ना सीपीयू को, हम तो 183 से ही रिवॉल्व करते हैं सीपीयू को, तो वो दोनों सेम हो जाता है, इसलिए हम जो है हीट देते हैं तो सारी बॉलें कनेक्टेड हो जाती है। और अगर हम नीचे पैड पर हम अगर एक तिरासी नहीं करेंगे ना, तो यही होता है कि जिसमें जो पैड छूट जाएगी तो वो मेल्ट होगी नहीं, और वो प्रॉपर मतलब प्रॉपर उसमें टच नहीं होगी, उसमें मेल्ट होके बैठेगी नहीं। इसलिए हमें सारी पैड को 183 वाले रांगे से एकदम उसको पकड़ा देना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है दोस्तों? तो हम इसी तरह अपना टाइम इसमें देते रहते हैं, एक-एक बॉल को चेक कर के उसमें पीपीडी लगाते रहते हैं। उसके बाद देखिए हम इसको साफ़ करते हैं, साफ़ करके देखेंगे इसमें और कहीं पे भी तो
ब्लैक पेस्ट नहीं बचा है, ग्लू जो लगा हुआ रहता कंपनी का। हम इसको पूरी तरीके से साफ कर रहे हैं और उसको हल्का जब थिनर सूखेगा तो नज़र आएगा कहाँ कहाँ पर हमारा और बचा हुआ है। तो देख सकते हैं आप, हल्का फुल्का बचा है, तो हम इसमें बिना पेस्ट लगाए, मतलब जहाँ जहाँ हल्के हल्के है वहाँ पर हम हल्के हाथों से उसको रगड़ रगड़ के क्लियर करते जाएंगे, तो हमारा थोड़ा देर में ये क्लियर हो जाएगा। किनारे में भी बहुत ज़्यादा रहता है, किनारे का आप साफ कर लीजिएगा। किनारे में अगर उठा रह गया तो हमारा सीपीयू टेढ़ा बैठेगा, जिससे हमारी बॉलें आपस में टच नहीं होंगी, जिसकी वजह से हमारा जो सीपीयू वर्क नहीं करेगा। तो हम जहाँ जहाँ पर भी हल्का फुल्का जो ब्लैक पेस्ट नज़र आ रहा है हमको, उसको रगड़ कर साफ कर लेना है। इस तरह से हम इसको रगड़ कर साफ कर लेंगे। ये हमारा क्लियर हो गया है। एक बार फिर से हम इसको थिनर से साफ करते हैं, फिर एक बार इसको चेक करते हैं थिनर से साफ करके। दोस्तों ब्रश को थोड़ा सा रगड़ने पर जो ग्लू रहता है ब्लैक पेस्टेड वो निकल जाता है, हल्का फुल्का बचता है। देखिए हमारा लगता है ये क्लीन हो गया है। अब हम इसमें यहाँ पर हल्का सा है बचा हुआ, यहाँ पर हम इसको साइड से निकाल देते हैं। थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इसको भी हम हल्के हल्के हाथों से रगड़ रगड़ कर साफ कर देते हैं। तो दोस्तों हम रगड़ने का मतलब है कि इसको कस के दबा के रगड़ना नहीं, सिर्फ ऊपर से हमको फ्लोटिंग कराना, वो अपने आप छूट जाता है। यहाँ पर देखिए हल्का यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पर हल्का बचा हुआ है, यहाँ पर हल्का सा बचा हुआ है। जहाँ जहाँ पर भी आपको ब्लैक पेस्ट नज़र आए उसको हल्के हाथों से बस, उसमें पेस्ट नहीं डालना है, हल्के हाथों से उसी तरह रगड़ दीजिएगा, वो हट जाएगा। उसके बाद आप उसे थिनर से साफ कर लीजिए। तो दोस्तों हमने लगभग लगभग इसका ब्लैक पेस्ट जो है साफ कर लिया। अब इसमें हम पेस्ट लगाएंगे और सोल्डिंग विक चलाएंगे। तो इसको हम इस सोल्डिंग विक में भी हल्का पेस्ट लगा लेंगे और इसे रखेंगे और हल्के हाथों से इसको चारों तरफ घुमाते जाएंगे। हमको दोस्तों ज़्यादा देर तक इसमें घुमाना नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही ब्लैक पेस्टेड जो है उसको साफ कर लिया है, इसलिए हल्के हाथों से इसको घुमाते जाएंगे और जितना जल्दी हो सके इससे छुटकारा पाएंगे। ज़्यादा देर तक आपको रगड़ना नहीं है, ज़्यादा देर तक आप रगड़िएगा तो दो बॉल आपस में घिस के सट जाएंगे। तो और दोस्तों सोल्डरिंग विक चलाने के लिए आपको बार बार बोर्ड को घुमाते रहिए। अगर एक तरफ से आप करिएगा तो वही हाल होगा, आपका कोई कंपोनेंट आपके विक में सट के चला आएगा। तो जैसे आसानी मिले वही आसान काम करिए, हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। घुमाते रहिए अपने बोर्ड को और जिधर से आपको आराम मिले उधर ही से आप काम करिए। तो लगभग हमने 80% इसमें साफ़ कर लिया है। उसके बाद थोड़ा सा और बच रहा है, हम यहाँ पर से भी इसको उठा लेते हैं। किनारे में थोड़ा सा आप देख के चलाया करें, क्योंकि वहाँ पर कंपोनेंट लगे रहते हैं और विक के साथ आपका कंपोनेंट सट के आ सकता है। थोड़ा सा और बचा है दोस्तों, इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कोने में मुझे डाउट लग रहा है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। चलिए दोस्तों हमारे यहाँ पे भी हो गया है, थोड़ा सा ये बचा है, इसको भी हम कर लेते हैं साफ़। सोल्डिंग आयरन बार बार फिसल जा रहा है, तो दोस्तों हम इसको बढ़िया से साफ़ कर चुके हैं। अब हमें ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इनको थिनर से फिर से साफ़ करेंगे।
देखिए हमारा जो है बोर्ड कितना बेहतरीन चमक रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। अंदर ना ही इसके अंदर कोई ब्लैक पेस्ट है और ना ही कोई बॉल जो है ऊंची नीची है, ठीक है। तो दोस्तों एक बार इसमें हम कॉटन कपड़े को ब्रश में थिनर लगा के चलाएंगे, ताकि जो भी हमारा जो कहीं पे भी हल्का फुल्का पेस्ट होगा या फिर ये होगा वो साफ हो जाएगा और प्रॉपर हमको दिखाई देने लगेगा। अब हम आईसी पर चलते हैं दोस्तों। आईसी जब मैंने लगाया था तो मेरा कैमरा जो था वो बंद था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो फिर से मैंने कैमरा चालू किया। तो आईसी में भी हमको ज़्यादा वर्क नहीं करना है, बस हल्के हाथों से पेस्ट आपको भरपूर लगाते रहना है और हल्के हाथों इस पर चलाते रहना। ये ऐसे ही साफ हो जाता है, ज़्यादा लगड़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा लगड़िएगा तो आपको आईसी में स्क्रैच आ जाएगा। इस तरह से आप इसको साफ करते रहिए। एक साइड से चलिए और उसको लगड़ लगड़ के साफ करते रहिए। और बीच बीच में आपको थिनर का इस्तेमाल कर करके साफ करते रहना। अगर ज़्यादा आप ताकत लगाएंगे तो आईसी के ऊपर स्क्रैच आ जाएगा, आपकी जो बॉलें हैं वो शॉर्ट हो जाएंगी। इसलिए हल्के हाथ से आपको चलाते रहना है। हमारा काम लगभग लगभग लगता है हो चुका है। थोड़ा बहुत और इसमें ब्लैक पेस्टेड बच रहा है। यहाँ साइड में थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको भी हम हल्के हाथों से साफ कर लेते हैं। और हमारा जो है वो पेस्ट थोड़ा सा कम गया है, तो हम इसमें पेस्ट लगा लेंगे। पेस्ट कम जाने से ना सोल्डिंग आयरन सही से वर्क नहीं करता, मतलब चलता नहीं है। इसलिए बीच बीच में आप पेस्ट लगाते रहें। पेस्ट लगाने के बाद जो है ना हमारा सोल्डिंग आयरन स्मूथली चलता है, फंसता नहीं है। तो बीच का हमने लगभग लगभग क्लियर कर लिया है। थोड़ा सा और साइड में बच रहा है, उस साइड को भी हम क्लियर कर लेंगे। तो एक बार हम इसे साफ करके देख लेते हैं कि हमारा कितना और बच रहा है। तो थोड़ा बहुत बच रहा है इधर साइड में, उसको भी हम पेस्ट लगा के क्लियर कर ही लेंगे। तो हम इसमें पेस्ट लगाते हैं। दोस्तों मैं पेस्ट जो है वो बड़ा डिब्बा वाला आता है ना, उसको यूज करता हूँ। आपको 3 कंपनी मिल जाएगा, एमटेक, रिलीफ और मैकेनिक। और पेस्ट का नंबर है U223। वो बहुत अच्छा वर्क करता है। 400 450 यही के आसपास मिलता है एक डब्बा 100 ग्राम का। अब हमें लगता है एक डब्बा मेरा साल भर के आसपास चल जाता है आराम से। बहुत अच्छा वर्क करता है ये पेस्ट। बाकी सस्ते वाले पेस्ट टिक नहीं पाते हैं। सस्ते वाले सिर्फ हम लोग सीसी चेंज करने में या तो फिर छोटे मोटे काम में उसको इस्तेमाल करते हैं, आईसी वाले वर्क में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हल्का फुल्का हमारा जो भी ब्लैक पेस्ट बचा है उसको भी हम धीरे धीरे इसी तरह सोल्डिंग आयरन से निकाल लेंगे। हमें जो भी एमआई के जो होते हैं नोट 10 या फिर और कोई भी सेट है, उसमें बहुत ग्लू जो होता है बहुत हल्का होता है, वो आसानी से सिर्फ आपको सोल्डिंग आयरन से ही निकल जाता है। और वीवो का सबसे सर दर्द होता है वो दोस्तों, आप सोल्डिंग आयरन चला लीजिए, स्क्रैपर चला लीजिए, निकलता ही नहीं है। और एमआई का और सैमसंग का वो आराम से निकल जाता है, उसमें उतना टेंशन नहीं होता है। तो हम आईसी को बार बार साफ करके इसको चेक करते रहना है कि हमारा कहीं पे स्क्रैच तो नहीं पड़ रहा है ना लगड़ने से। दोस्तों इसको हम अच्छे से चेक कर लेते हैं, कहीं बीच में ये
कहीं पे ज़्यादा तो नहीं है, इसमें अब हल्का पेस्ट बचा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सूखा मतलब बिना पेस्ट लगाए जहाँ-जहाँ पर ज़रा-ज़रा सा नज़र आता है उसको रगड़-रगड़ के साफ करते जाएँगे। तो आपको ऐसे ही बिना पेस्ट के चलाना है इस बार, क्योंकि पेस्ट लगा के चलाइएगा तो आपको नज़र नहीं आएगा। तो जहाँ-जहाँ पर भी हमको ब्लैक पेस्ट हल्का-हल्का जो उभरा हुआ नज़र आ रहा, उसमें हल्का-हल्का सोल्डिंग आयरन चलाते जाएँगे। तो हम पहले अभी साइड-साइड की अपनी पेस्ट को साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद बीच में जाएँगे। तो इस तरह से आपको हल्के हाथों से बीच वाले को भी निकालते जाना है। खूब दबा के आपको नहीं लगाना, सिर्फ़ सोल्डिंग आयरन को घुमाना है, बाकी वो ऑटोमेटिक पेस्ट जो है पिघलता जाएगा और आईसी को छोड़ता जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो भी हल्का-फुल्का बच रहा था, उसको हम धीरे-धीरे साफ़ कर ही रहे। इस तरह से हल्के हाथों से इसको साफ़ करते जाना है और ये साफ़ होता जा रहा है। दोस्तों मैं ज़्यादातर आईसी जो होता है, जितनी भी आईसी होती है उनके ऊपर सोल्डरिंग विक का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मैंने 1-2 बार इस्तेमाल किया था, तो सारी बॉलें आपस में शॉर्ट कर गई थी। तो इसलिए मैं उसके बाद से कभी इसमें विक का इस्तेमाल नहीं करता। और आईसी को रिवॉल्व करने के लिए विक से रगड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको बस जो है इसका जो कंपनी वाला जो पीपीडी है, उसका आपको टेम्परेचर खाली डाउन करना है और उसमें आपको ऊपर से मतलब 183 वाला या तो पीपीडी पेस्ट आप यूज़ करिए या फिर वायर वाला रांगा यूज़ करिए। कुछ भी यूज़ करके उसको हर बॉल के ऊपर चढ़ा दीजिए और आप उसको रिवॉल्व कर दीजिए। आपका आसानी से रिवॉल्व हो जाएगा। आपको कोई टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह हम ब्लैक पेस्टेड को जो है हल्के हाथों से जहाँ-जहाँ पे भी हमको लग रहा है ज़्यादा नज़र आ रहा है, उसको हल्के हाथों से साफ़ करते जाएँगे और हमारा साफ़ होता जा रहा है। दोस्तों मैं इस वीडियो को चाहता तो फ़ास्ट फॉरवर्ड में भी बना सकता था, लेकिन मेरा मकसद था कि जिस तरह हम छोटे यूट्यूबर या फिर छोटे मैकेनिक जो हैं, मतलब बहुत कम जानकार हैं, उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि आजकल तो बहुत बड़े-बड़े चैनल खुल चुके हैं, इंस्टीट्यूट वाले और ये सिखाएँगे, वो सिखाएँगे, फलना करेंगे, ढिकना करेंगे, सिखाते हैं। वो सिर्फ़ आपको बता सकते हैं, लेकिन काम आप ही को करना है। तो काम किस तरह किया जाता है, ये आपको देखना है और सीखना है। नहीं तो उनके चक्कर में रहिएगा तो महँगा-महँगा टूल आपसे खरीदवा देंगे और काम कुछ होनी-जानी नहीं है। ठीक, तो आप पेस्ट लगा लेंगे हम इस पर और पेस्ट लगाने के बाद वही जो मैंने आपको बताया था, इसकी जो है इसको पीपीडी को जो है डाउनग्रेड करेंगे हम। तो मेरे पास तो वायर वाला रांगा है, इसी को हर बॉल पे आपको लगाते रहना है। चेक कर के हर बॉल पे आपको लगा देना है। दोस्तों मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि हमने जो शुरू-शुरू में वर्क किया था, क्योंकि हमारे पास उतना तजुर्बा नहीं था। जैसे-जैसे आदमी काम करता जाता है, उसको तजुर्बा होता जाता है, उसको पता चल जाता है कि वो कहाँ-कहाँ पर गलती कर रहा था। तो हमने जो गलती की थी, उस वजह से जानते हो सेट जो है आपको कस्टमर 8 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में फिर वापस ला के दे देता था। तो हम गलती यही करते हैं कि पहला तो हम सही से क्लीन नहीं करते हैं, दूसरा उसके बॉल को जो है टेम्परेचर को डाउनग्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो रिवॉल्व कर लेते हैं और जो बोर्ड जो होता है हमारा, तो उसकी जो पीपीडी है उसको डाउनग्रेड नहीं करते और हल्की हीट देके आईसी को बैठा देते हैं। तो जो 220 वाला जो है वो तो मेल्ट होता नहीं है और 183 वाला मेल्ट हो जाता है। हम सोचते हैं कि आईसी बैठ गई। यही हम गलती कर रहे थे और कस्टमर जब लाया हम आईसी उठाए तो देख रहे हैं कि कोई-कोई बॉल कनेक्ट ही नहीं है। तो इसलिए दोनों को सेम मतलब आपको डाउनग्रेड कर देना है। आईसी की भी बॉल को जो है उसको भी डाउनग्रेड कर देना है और जो बोर्ड जो है उसके भी बॉल को आपको डाउनग्रेड कर देना है। एक-एक बॉल में आपको रांगा लगाना है, ताकि सारे बॉल उसके जो है डाउनग्रेड हो जाए और एक बार जब आप हीट उसमें मारें, तो सारी बॉल आपस में कनेक्ट हो जाए।
तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है और ये हम गलती शुरू में किए हैं, इस वजह से सेट हमारे पास वापस लौटा है और इस गलती को हम दोबारा नहीं करते। हम जितना भी है पहले आराम से देख लेते हैं कि कहीं पे कोई बॉल मिस तो नहीं है, उसके बाद हम उसको बैठाते हैं। तो दोस्तों जैसे-जैसे आप भी अगर काम करिएगा तो आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। तो हमने इसकी लगभग सभी बॉलों पर पीपीडी लगा दिया है, अब इसको साफ करके देखते हैं, कहीं पे और तो नहीं बचा है। इसमें देखिए हल्का-फुल्का बचा है, अब हम इसको हटा के नीचे रखते हैं और जो भी ब्लैक पेस्ट जो बचा हुआ है, उसको हम साफ कर लेते हैं। तो पहले देखिए इसके पीछे भी ब्लैक पेस्ट आ गया है, इसको पहले हम थिनर से साफ कर लेते हैं। दोस्तों मैं जो थिनर यूज़ करता हूँ, मैं एक बार पेंट वाली दुकान में गया था, उस भैया से अच्छी जान-पहचान हो गई है। तो मैंने उनको कहा कि आपके पास जो बेस्ट थिनर है, जिसको लगाते साथ वो तुरंत उड़ जाए और उसमें पानी की मात्रा ना हो। तो उन्होंने हमको दिया था कि ये ले जाइए सबसे बेस्ट है और मुझे वो ₹250 में 1 लीटर का दिया था। तो 1 लीटर लगभग-लगभग मेरा 2 से अढ़ाई महीना चल जाता है 1 लीटर। क्योंकि मैं जो ये डब्बा इस्तेमाल करता हूँ, थिनर जिसमें रखता हूँ ब्रश से मार के वाला, वो डब्बा मैंने सनशाइन का लाया है और जो ऐसे मार्केट में नॉर्मल डब्बा मिलता है, वो काम ही नहीं करता है। तो हमारा यहाँ पर देखिए दोस्तों हल्का पेस्ट बचा हुआ है, तो अब जो हम है ना इसमें बिना पेस्ट लगाए इसको ऐसे ही साफ़ करेंगे, क्योंकि जो हल्का-फुल्का बचा रहता है ना पेस्ट लगाने के बाद वो नज़र नहीं आता। तो इसलिए हम इसको जहाँ-जहाँ पर ब्लैक पेस्ट नज़र आ रहा है, हल्के हाथों से रगड़-रगड़ के उसको साफ़ कर लेंगे। रगड़ने का मेरा मतलब है कि आपको दबा-दबा के घिसना नहीं है, उससे आपकी आईसी खराब हो जाएगी। खाली ऊपर से आपको जहाँ-जहाँ नज़र आए बस वहाँ-वहाँ पर आपको सोल्डिंग आयरन घुमाते रहना है। तो हमारा देखिए क्लीन हो रहा है अच्छे तरीके से। जितना आप साफ क्लीन करिएगा, उतना आपकी आईसी अच्छे से रिवॉल्व होगी। अगर कहीं न कहीं अगर रह जाएगा आपको ब्लैक स्टेट, तो वहाँ पे आपकी स्टेंसिल हल्की ऊँची हो जाएगी और बॉल वहाँ पे बड़ा बन जाएगा। और बॉल बड़ी बनेगी तो सही से बैठेगी नहीं पैड पे। तो आप आईसी को भी अच्छी तरह से क्लीन कर लें। बस थोड़ा-सा और बच रहा है, ये भी हमारा बहुत जल्द ही क्लीन हो जाएगा। ये आखिरी प्रोसेस है दोस्तों। इसके बाद जो हम है आईसी को रिवॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं बस थोड़ा बहुत और बचा है। दोस्तों मैं चाहता तो इस वीडियो को फ़ास्ट फॉरवर्ड में भी करके डाल सकता था, लेकिन मेरा मकसद था कि पॉइंट टू पॉइंट आपको दिखाना कि किस तरह से हम अगर सही से क्लीन करें, सही से वर्क करें तो हमारा जो प्रोसेस है वो सिर्फ़ एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। फिर हमें दोबारा आईसी निकालना, फिर दोबारा रिवॉल्व करना, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। तो एक बार वन टाइम में आपको पूरा क्लियर कर लेना है। दोस्तों आपको एक बात और बता दूँ, जब हम चीप लेवल पे काम करते हैं, तो हमारे लिए उचित टूल होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये सब जो आप देख रहे हैं, ग्लू साफ़ करना, रिवॉल्व करना और मतलब जितना भी चीप लेवल वाला काम करना है, उसके लिए आपको दोस्तों एक माइक्रोस्कोप लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है, तो आप चीप लेवल का काम कभी नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है, तो आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। और दूसरी बात आपके पास जो है एसएमडी मशीन, वो भी अच्छी क्वालिटी की होना चाहिए। महँगी भी ज़्यादा लेना फ़ायदा नहीं है, लेकिन क्वालिटी उसका अच्छा होना चाहिए। आजकल मार्केट में डिजिटल आया हुआ है, डिजिटल ही वाला खरीदें, ताकि उससे हमको पता चलता है कि हमारे कितना टेम्परेचर हमने सेट किया है।
ठीक है। और आयरन भी आपको महंगा 2000 1500 से 2000 के बीच में अच्छा मिल जाता है। आप मैकेनिक का ले ले T12 या फिर OSS का ले लीजिए, अच्छा वर्क करता है। बटन टिपिए और गर्म हो जाता है, बटन टिपिए बंद हो जाता है। इतना मतलब फास्ट उससे काम होता है। अगर आप वही पुराने घिसे-पीटे टूल से काम कर रहे हैं, तो आपका काम कुछ भी नहीं होगा, बल्कि और खराब होगा। तो अपना अपने आप को पहले अपग्रेड कीजिए, अपने सामान को अपग्रेड कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमने इसको साफ़ किया, लगभग ये क्लीन हो चुका है। मुझे लगता है इसमें थोड़ा बहुत और जो है बचा हुआ है, तो उसको भी हम क्लीन कर लेते हैं। एकदम माइनर सा इसमें बचा हुआ ब्लैक पेस्ट, ये भी क्लीन हो जाएगा साफ़ करने से। इसमें हल्का सा बीच में जो है नज़र आ रहा है, उसको हम साफ़ कर लेते हैं, ये भी साफ़ हो जाएगा। दोस्तों, ये रिवॉल्व करने का जो प्रोसेस है, आप अगर आराम-आराम से करिएगा तो आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटा के बीच में लगेगा। और अगर आप जल्दी-जल्दी करते हैं, मतलब आपके पास कोई कस्टमर नहीं आता, आप शांति से बैठे हुए हैं, तो 1 घंटे के आसपास में आप कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बाकी दुकान है, वो तो कस्टमर आना ही है, तो बीच-बीच में हमको रुकना पड़ता है, कस्टमर से बात करना पड़ता है। कस्टमर जब चला जाता है, तब फिर हमें फिर से इसमें हाथ लगाना पड़ता है। तो हम अपना काम बनाते रहते हैं। आप लोग भी काम अपना कैसे बनाते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बस ये साइड-साइड में बचे हुए हैं हल्के-फुल्के, इनको भी हम क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको रिवॉल्व करेंगे। साइड-साइड में जो है ना, ये जो ग्लू रहते हैं वो हल्का ऊँचा रहता है और स्टेंसिल जो है साइड में उड़ जाता है, तो हमारी जो बॉलें हैं वो वहाँ पर साइड की ऊँची बन जाएगी। इसलिए चारों तरफ नज़र घुमा के इसकी जितनी भी ब्लैक पेस्टेड कहीं भी लगी हुई है उसको साफ़ कर लीजिएगा। लगभग हमारा क्लियर हो चुका है, आईसी पूरी क्लीन नज़र आ रही है। हमने अच्छी तरीके से इसको क्लीन कर लिया है। मैंने आपको दोस्तों बताया कि मैं आईसी के ऊपर डिसोल्डर वायर का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मुझसे डिसोल्डर वायर यूज़ करने से आईसी ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं उसका यूज़ नहीं करता। जो आपस में बोले शॉर्ट हो जाती है, कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं इसी तरह से आयरन से हल्के-हल्के हाथों से उसको चलाकर उसके ब्लैक पेस्टेड को रिमूव कर लेता हूँ। और वीवो वाला जो होता है वो आईसी आपको बिना स्क्रैपर, हाँ, वीवो वाला का एक ट्रिक मेरे पास है। अगर कभी मेरे पास वीवो का फ़ोन आया जिसमें सीपीयू का प्रॉब्लम रहेगा, तो उसकी वीडियो मैं बनाकर डालूँगा, उसमें कैसे उसका ब्लैक पेस्ट रिमूव करते हैं। वीवो इस तरह से क्लीन नहीं होगा, उसमें काला-काला आपको नज़र आएगा। तो देखिए हमारी आईसी जो है एकदम क्लीन हो चुकी है। हम इसको थिनर से अच्छे से पूरा रगड़-रगड़ के साफ़ कर लेते हैं, ताकि अगर कहीं भी हल्का-फुल्का लगा हो तो सब निकल जाए। देखिए तो हमारी आईसी चमक रही है, सब साफ़ हो चुका है। अब इस पर स्टेंसिल रखेंगे। मेरे पास तो यूनिवर्सल है, इसका प्रॉपर स्टेंसिल नहीं है। दोस्तों, प्रॉपर स्टेंसिल में ये होता है कि आपका जो है टाइम बच जाता है, और यूनिवर्सल में जो है ना आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो हमने इसकी जो है सभी बॉलों को मिला लिया है और इसमें पीपीडी पेस्ट लगाएँगे। पीपीडी पेस्ट लगाने के लिए ये जो टूल है दोस्तों, बहुत बेहतरीन टूल है। इससे पहले मैं स्क्रैप ब्लेड का 4 नंबर जो ब्लेड होता है चौड़ा वाला,
उसका इस्तेमाल करता था। और ये वाला जो टूल आया है मोटा वाला, ये 20-25 रुपये में मिल जाता है। बहुत आराम इससे मिलता है दोस्तों। पीपीडी लगाओ, उसके बाद आराम से घिस लो, एक भी छेद खाली नहीं रहना चाहिए। देखिए पूरा आराम से घिस लो, आपका जो भी बाहरी जो पीपीडी है वो हट जाएगा। और पीपीडी लगाने से पहले दोस्तों आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप डब्बे में से पीपीडी निकालें तो उसको हल्का सा अपने कॉटन जिससे आप डिस्प्ले साफ करते हैं उसमें एक दो बार उसको घुमा के सुखा लीजिए। उससे आपको क्या है, वो पानी नहीं निकलेगा आपको जब हीट मारिएगा तो आईसी रिवॉल्व करने के लिए हम 300-310 इसी के आसपास रखते हैं और एयर 3 रखते हैं। और साइड में लाके ब्लोअर इसका साइड में रखते हैं और वहां से हम हीट करते हैं। तो दोस्तों आईसी रिवॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जहां आप आईसी रखते हैं वहां पर आप या तो कॉटन का कोई कपड़ा ले ले या फिर सबसे बेहतरीन है टिश्यू पेपर। इससे पहले जो भी रिबॉलिंग वाले प्रोसेस होते थे वो हम लोग जब करते थे तो हमारी स्टेंसिल उठने लगती थी, तो वो इसी वजह से होता था कि हम नीचे कुछ नहीं रखते थे। तो टिश्यू टिश्यू पेपर जो है बहुत ही कमाल की चीज़ है आईसी रिबॉलिंग करने में। जब हम टिश्यू पेपर को मोड़ के रखेंगे फोल्ड करके तो वहाँ पे आईसी आपके आप बैठ जाएगी और स्टेंसिल को आप हल्का दबाइएगा तो आईसी आपकी ज़रा से भी नहीं हिलेगी और स्टेंसिल भी ज़रा से भी नहीं फूलेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने आईसी को बॉल बना दिया है। यहाँ पे जो बॉल बनी होगी वो कुछ ऊंची कुछ नीची होगी, तो हम क्या करेंगे, इस टूल की सहायता से इसको रगड़ के एक बराबर करेंगे। दोस्तों लोग यहीं पे गलती करते हैं, इसको छोड़ देते हैं और निकाल लेते हैं। निकालना नहीं है, ठीक है। हमको क्या है, इसको काटना है, इसकी बॉलों को एक बराबर करना है। अब बॉल काटने से ये पता चल जाता है कि हमारी कौन बॉल छोटी बनी है कौन बॉल बड़ी बनी है। तो हम देखिए इस तरह से इसको काट लेंगे और उसके बाद फिर से इसके ऊपर पीपीडी लगा देंगे। पीपीडी इसमें खत्म हो गया है, मैं उधर से लेके आता हूँ। पीपीडी जो है इसमें लगा हुआ हल्का फुल्का, उसी को रगड़ रगड़ के हम इसके छेदे को भरेंगे, क्योंकि इसमें तो पीपीडी पहले से लग चुकी है, बॉल बन चुका है, में हल्का हल्का बस समाएगा। देखिए हम इसमें चारों तरफ फिर से पीपीडी भर चुके हैं। जितनी भी आपको खाली छेद नजर आ रहे हैं सब में आपको पीपीटी डालते रहना है। हमने सब छेद में देखिए प्रॉपर डाल दिया है। अब उसको फिर से रगड़ के जो है वापस साफ कर लेंगे। मैं स्टेंसिल पे ऐसे कम से कम 3 बार उसको हीट करता हूँ, उसके बाद ही छुड़ाता हूँ। वैसे क्या हमारी बॉल एकदम बराबर बन जाती है। फिर हम इसको कॉटन से साफ कर लेंगे। फिर से वही प्रोसेस करेंगे, चिमटे की सहायता से इसको पकड़ के रखेंगे और वही 310 से 300 से 310 के बीच में हीट रखेंगे और एयर को 3 पे रखेंगे और साइड से इसको हीट मारेंगे। आप एयर ज़्यादा रखिएगा तो आपको स्टेंसिल टेढ़ी हो जाएगी। एयर जितना आप कम रख सकते हैं रखिएगा। हम लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है करते करते, इसलिए हम लोग संभाल लेते हैं। शुरू शुरू में हम 0 एयर रखते थे और 300 हीट रखते थे, तो उसमें हमारी स्टेंसिल नहीं फूलती थी। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, आप पहले सीखिएगा, उसके बाद आप 350 में भी कर सकते हैं अगर आपको आ गया एक बार में करना तो। देखिए हमारा जो है बॉल पूरा बन गया है। फिर से इसको छोड़ेंगे और इसको सूखने देंगे, ठंडा होने देंगे। ये हमारी
आईसी जो है ठंडी हो गई है, इसका बॉल जो है रांगा जो है वो ठंडा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको काटेंगे। देखिए, अब हम इसको काटेंगे, इससे हमारी बॉल पता चल जाएगी कहाँ पे ऊंची है कहाँ पे नीची है। तो हम देख रहे हैं कि बॉल सब बराबर हो गया है, ऊंची नीची तो नज़र नहीं आ रही है कहीं पे भी। देखिए बॉल सब बराबर है, ऊंची नीची नज़र नहीं आ रही है। अब हमको क्या करना, हल्का सा पेस्ट लेना है और इसके ऊपर रगड़ देना। बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना, हल्का सा, हल्का सा पेस्ट लेके फिर वही प्रोसेस दोहराएंगे। ये हमारा आखिरी प्रोसेस है। दोस्तों आपको काटते रहना है, तब तक के काटते रहना जब तक कि सारी बॉल बराबर आपको नज़र नहीं आए। अगर बॉल छोटी बड़ी रहेगी आपका कोई फायदा नहीं है रिवॉल्व करने का। और हम आखिरी में पेस्ट इसलिए यूज करते हैं ताकि अगर कोई बॉल जो है वो अगर सटी नहीं हो आईसी से तो वो भी पिघल के प्रॉपर पकड़ ले। तो हम इसको हीट देते रहेंगे जब तक कि सारी बॉलें चमकने ना लगे। ये जो बाहर बॉल निकल रही है दोस्तों, वो वहाँ पे बॉल नहीं है क्योंकि हमने यूनिवर्सल स्टेंसिल यूज किया है। वो पीपीडी जब नीचे गया ना तो बॉल सारी ऊपर आ गई है। ठीक है, तो अब हम इसको सूखने के लिए, ठंडा होने के लिए थोड़ा देर छोड़ेंगे। आपको तुरंत चिमटा नहीं हटाना, तुरंत हटाइएगा सारी बॉल आपस में घुलमुल हो जाएगी। ठीक है, जब तक ये सूखे ना तब तक ये चिमटा ना हटाइए। ये सूख गया, हम चिमटा हटाते हैं। उसके बाद इसको ब्रश से साफ करके निकालते हैं। ये आराम से निकल जाएगा। देखिए हमारी आईसी निकल गई है। अब इसको भी हम साफ कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आईसी रिवॉल्व हुई है। आपको इसमें देखना है या तो कहीं पे बॉल मिस नहीं हुई है और दूसरा कोई एक्स्ट्रा बॉल आके ऊपर से लगी हुई नहीं है, ये चीज़ आपको यहाँ पर चेक करना है साफ करने के बाद। तो मुझे तो लग रहा है एक दो जगह बॉल मिस हुआ है, बाकी तो सब ठीक है। तो आपका एक या दो बॉल अगर मिस हो जाए तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप यूनिवर्सल से कर रहे हैं, यूनिवर्सल में होता है ऐसा। तो आप देख सकते हैं एक दो तीन, तीन जगह पे हमारा बॉल मिस है। तो यहाँ पे देखिए एक दो और तीन, तो हम इसको हल्का सा लगड़ेंगे यहाँ पे, और इसको भी लगड़ लेंगे हल्का सा। लगड़ के इसको क्या कि स्क्रैच कर लेंगे, उसके बाद यहाँ भी हल्का सा। तो हम हमारा जो यूनिवर्सल स्टेंसिल है उसमें बॉल हमें वहाँ से हमको बॉल उठा लेना है ये साइज की, और जहाँ जहाँ पर हमारा बॉल मतलब नहीं है वहाँ पे इसको रख देना है। ये सब काम दोस्तों बिना माइक्रोस्कोप के आपको नहीं होगा, तो इसलिए आपको आईसी चिप लेवल का काम करने के लिए माइक्रोस्कोप होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी हम एक बॉल लगा देते हैं। हाँ लग गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, उतनी ही हीट देंगे हम पहले इसको टिश्यू पेपर रख लेते हैं, क्योंकि ये वाले पैड पे हीट मारो ना तो पैड ऊपर उठने लगता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट रबड़ पे रख के हीट नहीं मारना है। हीट मारने से आपको नीचे वाला पैड ऊपर उठेगा, अब आपकी नोजल से टकरा जाएगा, वो सारी बॉल खराब हो जाएगी। इसलिए इसको टिश्यू पेपर पे रख के हीट मारिएगा। हम यहाँ पे हल्का सा पेस्ट लगाते हैं। पेस्ट नहीं निकला, मैं डर से इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि अगर इधर उधर अगर हाथ घूम गया तो पूरी बॉल
फिर से रिवॉल्व करने की नौबत आ जाएगी। तो हम आराम से पहले इसको हीट मार के गर्म कर लेते हैं, उसके बाद पेस्ट बाद में डालेंगे। हल्का सा यहाँ पर डालते हैं और वहाँ पर जहाँ पे दो बॉलें थी। हाँ, अब इसके बाद फिर से वापस इसको हिट मार के घुमा देंगे, ये पकड़ लेगा आराम से। ये हमारा हो गया। एक बार चारों तरफ हम आईसी को घुमा लेंगे, ताकि हमारी आईसी की भी जो बॉल है वो प्रॉपर चिपक जाए। तो हमारी आईसी जो है हो गई है क्लियर। आप देख सकते हैं सब बैठ गया है। एक बार इसको वापस साफ करके देख लेते हैं, कहीं पे आईसी दिक्कत तो नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, हमारी जो आईसी है एकदम परफेक्ट है। एक बार और इसको हिट मार के सुखा के देख लेते हैं। तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, सब बॉल बराबर है। थोड़ा सा इसको और एक बार साफ कर लेते हैं, कहीं पे कचड़ा उचड़ा तो नहीं है। हमारी आईसी जो है देखिए एकदम परफेक्ट साफ हो गई है। आईसी को अच्छी तरह से अब क्लीन करके हम अपने बोर्ड में इसको फिट करेंगे। तो दोस्तों, हम आईसी को इसलिए अच्छे तरह से क्लीन करते हैं ताकि उसमें कोई डस्ट ना रहे। अगर आईसी की बॉल के ऊपर डस्ट पड़ा रह गया तो वो बोर्ड में सही से चिपकेगा नहीं, और अगर वो लाइन अगर सेट को चालू करने की हुई तो हमारा सेट ऑन नहीं होगा, या तो फिर किसी सेक्शन में अगर वो जाती होगी सिग्नल या सप्लाई, तो वो सेक्शन काम करना बंद कर देगा। इसलिए आप अच्छी तरह से उसको क्लीन कर ले, कहीं किसी भी बॉल पे कोई भी डस्ट या फिर कोई कचरा ना रहे। तो हमने आईसी अपनी क्लीन कर ली है। अब बोर्ड को यहाँ पर लाते हैं। यहाँ पर हमारा बोर्ड आ गया। अब थोड़ा सा हम अपने माइक्रोस्कोप को क्लियर करते हैं। हाँ, तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम इसमें हल्का सा पेस्ट लगाएंगे। अपनी उंगली में हल्का सा पेस्ट लगा के चारों तरफ घुमा देंगे, और जहाँ जहाँ पर पेस्ट सही से नहीं लग पाया है वहाँ पर हम चिमटे की सहायता से पेस्ट को फैला देंगे। तो इस तरफ कोने में हमारा नहीं लगा है, इधर हमने लगा दिया है। चारों तरफ हम इसको घुमा देंगे ताकि हमारा एक भी जो पैड है वो बिना पेस्ट के ना रहे। तो हमने लगभग लगभग सभी जगह लगा दिया है। उसके बाद हम दोस्तों इस तरफ हमारा थोड़ा सा छूटा हुआ था, तो इस तरफ भी हम लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए छूटा हुआ है, यहाँ पे पेस्ट नहीं लगा हुआ है, तो इस तरफ हम पेस्ट लगा देते हैं। तो हमने चारों तरफ घुमा घुमा कर पेस्ट लगा लिया है। उसके बाद दोस्तों हम इसको जो है एमएमसी को, जो ईगल ब्लेड आता है उससे छिपा लेंगे, ताकि हम जब ब्लोअर चलाएं तो हमारी एमएमसी पे हीट ना पड़े। उसके बाद हम फ्री हीट थोड़ा सा दे देंगे। जो भी इसमें पेस्ट लगाया है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम रहता है ना, तो हीट मारने से वो बराबर फैल जाता है, और हमारी जो बॉलें हैं पैड की वो भी थोड़ा सा शाइनिंग आ जाती है उसमें भी। तो हमने इसमें हल्का फ्री हीट दे दिया है। कम से कम 1 मिनट तक फ्री हीट देने के बाद देखिए थोड़ा सा ये शाइनिंग आ गया इसमें। इसके बाद हम इस पे अपनी आईसी को फिट करेंगे। आईसी
की बॉलें मैच करके इसमें बैठा देंगे, और जो साइड साइड पे जो निशान बने रहते हैं आईसी बैठाने का, उसी निशान से इसको हम मिलाकर बैठाएंगे। हल्का हल्का इसको घसका घसका के इसकी अपनी पोजीशन पे इसको लाएंगे। पोजीशन में एक बार बैठ गया तो फिर ये हिलेगा नहीं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर निशान है, मिल गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इधर से हल्का सा, ये हल्का सा ढकेल के प्रॉपर निशान पे मिलाना है इसको। निशान दोनों नज़र आना चाहिए कि हमारा जो है बैठ गया है। थोड़ा सा इसको ऊपर ढकेलते हैं और इसको दबा देते हैं। दबाने से क्या है, ये अपनी जगह पर बैठ जाएगा, हिलेगा नहीं। तो दोस्तों हमारी जो आईसी है, जो कंपनी ने निशान बनाया था उस निशान के मुताबिक हमने इसको प्रॉपर बैठा दिया है। देखिए यहाँ पे ऐसा, ये हमारी आईसी बैठ गई है। ठीक है, हमारी आईसी बैठ गई है। अब हम इसके ऊपर 350 के 350 और प्लस एयर 3 रख के हीट देंगे। और ये जो हमारा 183 जो पीपीडी है, वो मेल्ट होने में 1 से 1.5 मिनट का टाइम लेता है। तो हम 1 से 1.5 मिनट तक इसके ऊपर हीट देते रहना है, चारों तरफ घुमा घुमा के उसके ऊपर हीट देते रहना है। जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी करने से आधी बॉल आपकी मेल्ट होगी, आधी नहीं होगी। इसलिए कम से कम 1.5 मिनट के ऊपर ही इसको हीट देते रहना है। तो हम चारों तरफ घुमा घुमा के हीट देते रहेंगे। जब इसकी पीपीडी मेल्ट होगी तो ये खुद अपनी पोजीशन में चला जाएगा। अगर ये प्रॉपर बैठा हुआ होगा तो ये हिलेगी नहीं आईसी। ये जो मैं आपको दोस्तों पीपीडी मेल्ट होने की टाइमिंग बता रहा हूँ, इस टाइमिंग को आप ज़रूर ध्यान में रखें, और आप ये एक दो आईसी निकाल कर देखे हो कितने टाइम में निकलती है आपके हॉट गन से, तो आपको टाइमिंग पता चल जाएगी कि कितने देर में कौन सा पीपीडी मेल्ट होता है। क्योंकि मैं एक अपने सामने घड़ी रखता हूँ कांटे वाली, उससे देखते रहता हूँ कितना देर में कितना क्या पिघलता है। तो मुझे उतना अंदाज़ा हो गया कि कितने देर में ये पिघलेगी और कितना देर में मुझे इसको हिलाना है। तो कम से कम 1.5 मिनट हो गया है। अब हम इसको हल्का हल्का हिलाकर देखेंगे हमारी आईसी का पूरा जो पीपीडी मेल्ट हुआ है और वो प्रॉपर बैठा है कि नहीं। तो देखिए हम इसको हल्का हल्का हिला रहे हैं, ये प्रॉपर बैठ चुका है। हमारी आईसी प्रॉपर बैठ चुकी है। दोस्तों हमारी आईसी बैठ गई है। अब हम इसको थोड़ा सा हल्का सा पेस्ट यहाँ पर देंगे और इसको थोड़ा देर और इसको हीट करेंगे, ताकि कोई बॉल अगर छूटी रहे तो वो भी मेल्ट होके प्रॉपर बैठ जाए। तो हम यहाँ फिर से वापस इसको हीट देते रहेंगे उतना ही 1 मिनट के आसपास, ताकि जो पेस्ट है हमारा हमने बाहर से दिया है वो पूरे अंदर चला जाए और फिर से पीपीडी मेल्ट हो जाए और अपनी जगह पर पोजीशन ले ले। तो चलिए दोस्तों, हमारी जो है आईसी बैठ चुकी है और हल्का हिल भी रही है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है।
तब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ा देर, हमारी आईसी ठंडी हो जाए। उसके बाद हम चेक करेंगे। तो हमारी आईसी ठंडी हो गई है। अब हम इसको चेक करते हैं बोर्ड में लगा के। ये हमारा बोर्ड है। अब हम इसको बोर्ड में फिट करते हैं। बोर्ड में बैठ नहीं रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। हम्म, ये बैठ क्यों नहीं रहा है? अरे इसके अंदर में ये टीना रखा हुआ है, इसका ढक्कन। देखिए दोस्तों, हमारा जो बोर्ड है वो बैठ गया है। हम इसके सारे जो है डिस्प्ले भी लगा लेते हैं और सब बोर्ड के पत्ते को भी लगा लेते हैं। उसके बाद बैटरी लगा के तो एक बार चालू करके देखते हैं चालू होता है कि नहीं। चालू हो गया। तो दोस्तों हमारा सेट जो है चालू हो गया है। तो दोस्तों हमारी मेहनत रंग लाई है। तो आपको भी इसी तरह काम बनाना है। सब काम को आराम आराम से करना, हड़बड़ा के कोई भी काम नहीं करना। जल्दबाजी वाला काम हमेशा खराब होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और दोस्तों, आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है तो इसके लिए आपको शुक्रिया। तो इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि हाँ, ये आपको वीडियो पसंद आई है। आप देख के कुछ लिखते नहीं हैं तो हमारा जो है वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है व्यूअर का, तो हम फिर वीडियो बनाने पे ध्यान नहीं देते हैं। हमारे पास तो ऐसी-ऐसी ट्रिक है जो हम आपको बता सकते हैं, लेकिन हमारी वीडियो को देखी नहीं जाती है, इसलिए हम वीडियो नहीं बनाते हैं।